कॉन्शियसली गलती करें, पता चले कि मैंने ये चीज गलत की है। ये मत कहें मेरे से तो बस हो गया। आई का मतलब मैं अपने फिजिकल और लोअर 3 चक्रास के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता, एंड आई बिकम एरोगेंट एंड एग्रेसिव। व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हर इंसान को हर जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो माइंड भी आपको टेस्ट करेगा। 2 अच्छी पॉजिटिव थॉट्स भी देगा, उनसे आमने तो बीच में एक नेगेटिव और दीजिएगा जान के। If you do not say get lost, the mind would say मेरा तो चल। लव की डेफिनेशन आज के युग में बड़ी डिफरेंट है। The purity in love has gone. मेरा मानना ये है कि रिलीजन आपको फेथ, बिलीफ, डिसिप्लिन, एकाग्रता दे देती है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो वो आपके अंधेरे को नहीं उतारता। तो इस एपिसोड में हमारे साथ फिर से जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल आलोक सूद जी। वो लाइफ, रिलेशनशिप्स और बिजनेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने किताब लिखी है सोल्स स्पिरिचुअल ट्रैवल्स। तो आइए शुरू करते हैं मेरी कलम का आज का एपिसोड और बातचीत करते हैं आलोक सूद जी से। सर, आपने लास्ट आंसर में बोला कि अपनी नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स को जो कम से कम करते जाता है वो रिच से रिच होता जाता है, और इससे पहले बोला था कि उन लोगों पे कर्मा वो लोग कर्म से नहीं बंधे हुए हैं जो धारणा, ध्यान, समाधि, उस योगिक स्टेट के उस एडवांस लेवल पे हैं। तो कह सकते हैं कि जो योगिक स्टेट के उस एडवांस लेवल पे हैं, ये दोनों कनेक्टेड है कि उनकी डिज़ायर्स कम होती हैं, क्योंकि लेट गो ऑफ डिज़ायर्स करना है ना, थॉटलेस होके। तो डिज़ायर्स कम होंगी तो वो भी मटेरियल वर्ल्ड उनके में कैसे ही हों, रिचनेस ज़्यादा होगी उनकी एक तरह से, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। सबसे पहले तो हम रिचनेस को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझें। रिचनेस इज नॉट अबाउट मनी, एसेट या कोई भी चीज जो आपके पास है। रिचनेस इज इन द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव इनफ। अबंडेंस, जिसको हम मैनिफेस्टेशन में क्या बोलते हैं, बड़े खुश हो के लोगों को सिखाते हैं फील द अबंडेंस, बट हाउ मेनी ऑफ अस फील इट? सो उसका कनेक्शन जो है वो हमारा माइंड से है। आपने कनेक्ट किया जो मैंने पहले कहा, वांट्स, नीड्स एंड डिजायर्स जिसकी कम होंगी, लेकिन हमारी वांट्स, नीड्स और डिजायर्स आती कहां से हैं? अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर समझने की कोशिश करें और एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। हमारी वांट, नीड और डिजायर हमसे बाहर से आती हैं। मेरे पास सियाज गाड़ी है, मेरे सामने से XUV 700 महिंद्रा गई, तो मेरे ख्याल में सीधा सीधा आया इसके पास इतने पैसे, ये तो बहुत अमीर आदमी है, जरूर काला धन है। और मुझे उस ड्राइवर का मालूम भी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन वो उत्पत्ति किसकी हुई? हमारे मन की। दैट इज वेयर आई सेड कि ये जो अष्टांग योग है, जहां हम प्रत्याहारा से धारणा, ध्यान और समाधि में गए, उसमें हमने क्या किया? सिक्स्थ सेंस, अपने मन को डिटैच किया फ्रॉम अवर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस हमें क्या देती हैं? इनपुट। जैसे कोई भी इंग्रेडिएंट हो खाने में, वो खाना कैसा होगा अगर मैंने उसमें मसाले नहीं डाले, नमक नहीं डाला, मिर्चा नहीं डाला? नेचुरली उसका स्वाद तो ओरिजिनल होगा ना, लेकिन वो स्वाद हमारे मन को पसंद नहीं है, तो वो उसमें नमक, मिर्चा, मसाला, जाने क्या क्या वो उसमें डालता है अपनी ओपिनियन से, अपने एक्सपीरियंस से। फिर हम ये भी कहते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या गलत था? भाई गलत और सही किसने प्रूव किया?
अगर मैं कहूँ रमन आप गलत हैं, अगर मैं ये कहूँ तो रमन का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? प्रूव करो। नो, आई एम नॉट, आई एम राइट। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपने मन में न्यूरल पाथ क्रिएट कर दिए, जिसको हम वृत्ति, वासना और समस्कारा का नाम देते हैं। तो आप यूं समझें कि आप नई पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं जहां पर कोई रास्ता नहीं है और आप फर्स्ट हैं जो उसके ऊपर चले, तो आपने वहां पर एक ट्रैक क्रिएट कर दिया। अब उस ट्रैक पर आप रोज चलते रहे और वो ट्रैक डीप, गहरा और वाइड हो गया। आप उस पर और चलते रहे, कूदते रहे, तो वो और गहरा और चौड़ा होता गया। तो ये हैं आपकी वृत्तिज, जो कि एक पगडंडी स्वरूप है। जब आपने एक्सपीरियंस लिया, जब आपने उस एक्सपीरियंस को रिपीट टू रिपीट टू रिपीट किया, तो वही वृत्तिज जो हैं वो न्यूरल पाथ डीप बन गए और वो बन गई वासनास, जो कि डिजायर्स, वांट्स और नीड्स की जड़ हैं। और उसके बाद जब आपने उसको न्यूरल पाथ को और डीप किया, उसी पैटर्न और एक्सपीरियंस को लेते गए, तो वही आपके बन गए संस्कार, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो गए कर्मा में। ऐसा क्या प्रैक्टिस करें कि वो पाथ डीप ना हो? ग्रेट क्वेश्चन। सो हम बड़ा प्रोवर्ब्स बोलते हैं आपस में बात करते हुए, और एक प्रोवर्ब क्या बोलते हैं? निप द इविल इन दी बड। तो क्या आपने अपनी उस थॉट के पीछे का इंटेंट और इमोशन को निप किया? उस इविल को, नेगेटिविटी को निप किया, कट किया, सिवियर किया? नहीं किया। आपने उस वक्त तो बोला आंदे। तो जब वो आंदे आंदे आप कर रहे हो, तो वो न्यूरल पाथ डीप हो गया, वो वृत्ति से वासना बन गई। तो अगर आपने निप द इविल नहीं किया, तो आपने अपने लिए संस्कारास क्रिएट। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि चलो सर, अब तो हो गए संस्कारास, अंडू कैसे करें? अब मैं अंडू कैसे करूं? बैक टू दैट ग्लास विद द इंक इन इट। पॉजिटिव डालते रहो। अब आप उसमें पॉजिटिविटी ही डालिए। चलो आप मानव हैं, इंसान हैं, तो 5-7% कभी चीट भी कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन 90 से 95% तो प्योरिटी डालिए। वो जो कभी चीट कर लिया है वो भी कॉन्शियस ना हो। मैं कहता हूं वो कॉन्शियसली हो, कि आपको पता है मैंने ये गलत किया है, और उसके रिजल्ट के लिए आप कहें अरे आई विल टेक द रिजल्ट एंड आई विल नॉट डू कि मुझे चोट लगी, कोई बात नहीं। लेकिन कॉन्शियसली गलती करें, जानकर पता चले कि मैंने ये चीज गलत की है। ये मत कहें मेरे से तो बस हो गया, इनएडवर्टेंटली हो गया, अनजाने में हो गया। नाउ दिस इज pretentious. This is that we are running away and escaping from our own selves. तो बैक टू जाइए ना वृत्ति, बैक टू प्योरिटी जाइए। कौन कहता है कि आप प्योर नहीं हो सकते? मैंने ऐसा सुना है कि अंगुलीमाल, who did he become? वाल्मीकि thereafter. कई लोग शायद जानते नहीं होंगे, आप स्टोरी नरेट कर सकते हैं? नहीं, हम उस स्टोरी को, बिकॉज ये बहुत लंबा समय चलेगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब जज एक किसी इंडिविजुअल को सजा देता है, तो वो इंडिविजुअल को सजा नहीं देता, वो इंडिविजुअल के किए हुए कर्म को सजा देता है। भोगना उस इंडिविजुअल को पड़ता है, दैट इज अ सेपरेट इशू। तो हम ही में ही बुरे हैं और हम ही में ही वो बुरा अच्छा इंसान बन सकता है। ये जो वाल्मीकि की स्टोरी है, इसको मैं बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा, लंबी स्टोरी है। डेकॉइट हुआ करता था, जिसको लोगों से लूटपाट करना उसका रोजमर्रा था, और उसी से उसका घर परिवार चलता था। लेकिन उसमें एक खासियत थी कि जब वो लूटपाट कर लेता था, तो उसकी एक उंगली को सिवियर कर देता था, काट देता था। तभी उसका नाम अंगुली, उंगली से अंगुली माल बना, और उसकी वो माला अपने जहन पे, बॉडी पे पहनता था। लेकिन एक समय उसको एक ऐसी एनर्जी मिली, चेतन अवस्था वाली एनर्जी मिली, जिससे उसका सारा का सारा चीज चेंज हो गया, और वो साध में बैठा। और वो ऐसा साध में बैठा कि धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि कब लगी, that he became a direct connection
विद कॉन्शियसनेस। चेतन अवस्था के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्ट हुआ और उसके बाद तो नॉलेज आनी ही आनी थी। संसार में सिर्फ उसको नॉलेज देने के लिए लाया गया। सो ये कन्वर्शंस भी पॉसिबल हैं। तो आज जो स्ट्रेस में है, पीड़ा में है, ये 24/7 365 नहीं है। मैं दोबारा आपको प्रोवर्ब्स पे लेके जाऊंगा। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बोलते हम खूब हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है? नॉन मैनिफेस्टेशन में क्या होता है? यार ये तो बोलते ही हैं, होता तो है नहीं। तो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और उसके बाद डाउट भी क्रिएट कर रहे हो, तो प्लासिबो इफेक्ट तो होगा नहीं। तो कौन सा इफेक्ट होगा? नासिबो, विच विल बी ऑपोजिट टू प्लासिबो। तो वो चीज होगी ही नहीं। सर नासिबो इफेक्ट नहीं बताऊं मुझे। See, placebo is something which you are thinking and it happens automatically, हालांकि उसमें कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है। Nocebo is opposite to placebo, कि वो चीज होनी ही होनी नहीं है। तो आप उस स्टेज में तो हैव दैट प्लासिबो इफेक्ट इन यू, व्हाई नॉट? यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आर्ट यू? और हम मैनिफेस्टिंग क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर अ काउल्ड्रन, पतीला है हम एनर्जी का, ऊर्जा का, जो कि सटल एनर्जी है। आप कोई कमरे में आपके आता है तो आप देख के उसको कहते हैं, आप उसको फिजिकली ही देखकर नहीं कहते, आप उसकी आभा एनर्जी से भी खींचते हो। और कई लोग जब आते हैं एंटर कहाँ से आ गए, कैसा बंदा लग रहा है, सड़ा सा है, घर से लड़के आए। तो इसका मतलब है कि वो आपकी भी तो आभा दूसरों तक पहुंचती होगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, या सिर्फ दूसरों को ही देख के ऐसा सोचते हो? सो हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिसको हमको बिल्ड करना चाहिए टूवर्ड्स दैट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग बेटर एंड बेटर। सो जो नेगेटिव है आज, वो पॉजिटिव हो सकता है अपने एफर्ट से, अपने प्रयास। जी सर, आपने ईगो का जब जिक्र किया तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम लिया, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहे जाते हैं। उनका जो ये आईडी, ईगो और सुपर ईगो का जो मॉडल है वो क्या है, और जेन वे जो है, जापानीज़ चाइनीज़ जेन मास्टर्स, ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं या नहीं हैं? चूंकि अहंकारा हमारा दूसरा इवोल्यूट है संख्या वेदांतिक स्टडीज में, जो कि आगे प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज अहंकारा आगे काफी कुछ प्रोड्यूस करता है। तो मुझे कई चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि आफ्टर ऑल ये ईगो है क्या। बाय बीइंग अ डायरेक्टिव कम्युनिकेशन साइकोलॉजी मास्टर ट्रेनर, मैंने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा। मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि आईडी इज आइडेंटिफिकेशन, लेकिन जो लोगों को नहीं मालूम है वो ये है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारी प्राइमोर्डियल नीड, प्रिमिटिव नीड से कनेक्टेड है, जो कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मांगती है। यानी 5 सेंसेस। इमीडिएट, मैंने ये काम किया, मेरे को इमीडिएटली ग्रेटिफाई, शाबाशी दो, मेरे को रिजल्ट दो, मुझे रिवॉर्ड दो, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को तो अभी पिज्जा चाहिए, चाहिए भी डोमिनोज का। तो मेरे को वो टंग की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है। तो ये है मेरी आइडेंटिफिकेशन, मुझे तो डोमिनोज ही खाना है। आप किसके अंतर्गत चले गए, किसके अधीन हो गए? टेस्ट बड्स के। सो आपकी आईडी कहां चली गई उस वक्त? आइडेंटिफिकेशन सिगमंड फ्रॉइड की टंग में, टेस्ट बड्स में। नाउ वी कम टू द पार्ट 2, ईगो। ईगो इज नॉट रिलेटेड टू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ईगो इज अ हायर फॉर्म ऑफ आईडी वेयर इट टेक्स केयर कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है या नहीं। वहां इंटेलेक्ट का प्ले हो जाता है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन डज नॉट मैटर। सो वी हैव गॉन टू अ, जैसे मैंने पहले कहा, हायर ईगो पे आप चले। लेकिन इसके बियॉन्ड है सुपर ईगो, वेयर यू आर लुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू, योर कंपैशन इज हाई, एंड दैट इज योर सुपर ईगो। बिकॉज सुपर ईगो में हम कुछ भी सोच सकते हैं। मैं दुनिया का कल्याण कर रहा हूं, मैं दुनिया का सेवियर हूं,
मैं दुनिया के लिए ये कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स वो चीज़ें ड्रीम में होती हैं, बिकॉज हम अपनी आईडी छोड़ नहीं सकते, आइडेंटिफिकेशन छोड़ नहीं सकते, जो कि प्रिमिटिव नीड है। तो हम सुपर ईगो में कैसे पहुंचेंगे? वो एक जर्नी है। यहां जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, कुछ गैप है। तो एक दिन मेरे पास किताब थी, डाउनलोडेड वर्जन था, नो सेल्फ, लेकिन ये KNOW वाला नो सेल्फ नहीं था, इट वॉज NO सेल्फ। तो मुझे लगा कि इस किताब में शायद नो सेल्फ है, तो इसमें कुछ ईगो का वर्णन होना चाहिए। और 12 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स उसमें उसने, ज़ेन मास्टर ने, ईगो को डेडिकेट किया। और आप उस ईगो को सुनेंगे तो शर्तिया हम सब लोग हैरान होंगे। उसने, ज़ेन मास्टर ने, ईगो को 3 हिस्सों में विभाजित किया। पहला था आई, दूसरा था मी, और तीसरा, अगर आप सोच रहे होंगे माई सेल्फ, नो, तीसरा था माइन। तो 3 हिस्से, आई, मी एंड माइन। लेकिन इनकी व्याख्या जो थी वो इतनी स्ट्रांग है कि एक कॉमन मैन को इसको समझना जरूरी है। आई का मतलब मैं अपने फिजिकल और लोअर 3 चक्रास के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता, एंड आई बिकम एरोगेंट एंड एग्रेसिव ड्यू टू दैट। मुझे किसी ने बोला आप झूठ बोल रहे हैं, तो मेरा पहला वो क्या होगा, तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले? मैं तो ठीक ही बोल रहा हूं। एंड यू स्टार्ट डिफेंडिंग। डोंट वी ऑल डिफेंड व्हेनेवर वी आर टोल्ड यू आर रॉन्ग? वी ऑल स्टार्ट डिफेंडिंग। हम में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो फर्स्ट टाइम बोले आप गलत हैं, और बोलो यस आई एम एंड आई एम सॉरी फॉर दैट? कितने प्रतिशत? सो ये है पहला पार्ट ऑफ आई। हमारा दूसरा पार्ट है मी, द पुअर मी, द विक्टिम मी। आपने मेरी हालत देखी, मैं तो वैसे ही मरा पड़ा हूं, आप मेरे ऊपर और लोडिंग कर रही हो। सर मेरी हाल देखो, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, आप मुझे काम पे काम दिए जा रहे हो। वहां आता है द विक्टिम मी, द पुअर मी, विच कम्स टू द फोर। एंड बिलीव यू मी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईगो। बिकॉज आपको मालूम है, आपकी इंटेलिजेंस को मालूम है कि मैं ये अपना स्वरूप दिखाऊंगा तो मुझे शायद काम मिलेगा, या मेरे को सिंपथी मिलेगी। अभी मैं एम्पैथी की बात नहीं। जो तीसरा स्वरूप ज़ेन मास्टर ने दिया है वो है माइंड, जो कि पोजेसिवनेस से कनेक्टेड है। ये मेरा, तुम कौन? गेट आउट ऑफ हियर, दिस इज माय स्पेस। काहे की स्पेस? आए बिना स्पेस के, जाओगे बिना स्पेस के, तो काहे की स्पेस? लेकिन ईगो में है। और हमारे में से कोई झुठला दे कि मेरे में आई नहीं है, कि मैं गलत हूं, और मैं फिर भी अपने आप को प्रूव करता हूं। मेरे में पुअर मी नहीं है, विक्टिम नहीं है, मैं काम देखो कितना कर रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरे में पोजेसिवनेस नहीं है, आई एम सो पोजेसिव अबाउट थिंग्स। काहे की? तो हम जब इन चीजों को देख, फिर हम कहते हैं हमारा ईगो छूट जाए। भाई ईगो अंतःकरण का हिस्सा है, माइंड का हिस्सा है, और जब मनस ने सोचना है तो ईगो ने साथ में खड़े होना। तभी मैंने कहा इंसान वो जो माइंड को, मनस को काट दे अपनी 5 इंद्रियों से। तो ईगो का स्वरूप दोनों ने अलग अलग तरीके से दिया है, सिगमंड फ्रॉयड ने और ज़ेन मास्टर्स ने, लेकिन बहुत बखूबी इसका वर्णन। बुक है नो सेल्फ। सेल्फ के ऊपर सर कई बार क्वेश्चन आता है, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ। हम अपने हायर सेल्फ में हैं अभी, या तब थे लोअर सेल्फ में, ऐसा कुछ। ये हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्योंकि बुक में भी आपने ह्यूमन अवेयरनेस की वो फ्रीक्वेंसी का जो चार्ट है उसके साथ जिक्र किया है। जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैंने जब उपनिषद्स को बहुत क्लोजली पढ़ा, कुछ उपनिषद्स को, तो मुझे वहां पर एक बड़ी अजीब सी चीज दिखाई दी। शायद वो किसी ऑथर का वर्णन था, या शायद उसका पर्सपेक्टिव था।
कि उसने सेल्फ को 3 तरीकों से लिखा। पहला तरीका था स्मॉलर एस, ELF, ऑल स्मॉल। दूसरा तरीका था S कैपिटल, ELF, सो कैपिटल S एंड ELF स्मॉल। और तीसरा तरीका था SELF कैपिटल। So my mind started working, my intellect started working, and I came to black and white conclusions in the books that the smaller self is the मायाविक सांसारिक human, जो कि स्पिरिचुअलिटी पर अभी चला नहीं है, जो प्योरली संसार में सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, डार्विन थ्योरी, उस पर चल रहा है, कोई गलत नहीं है। बट जो दूसरा सेल्फ है विद अ कैपिटल S, दिस इज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल। सो उसने एंडेवर शुरू कर दिया, और ये जो SELF है, दिस इज द हिम इन यू। एंड व्हेन आई से हिम, फॉर मी इट इज नो इमेज, नो गॉड, नो पर्सन, but Chaitanya. That is supreme consciousness, which we also term as reality, which we also term as truth. भाई truth है, मैं यहां आपके सामने बैठा हूं और ये सारी चीजें मेरे आसपास हैं. This is the truth. I am speaking to you from a matter of truth. So जो capital self है, that is when you have advanced into spirituality and you are able to disconnect from the mind from your six senses and you are able to attain the balance. So that is how I look at these three selves. सर कॉन्वर्जेशन में हम बहुत बार धारणा ध्यान समाधि बोल चुके हैं, तो आपने पतंजलि योग सूत्र को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। जो प्रत्याहार है, इसमें इस डिसिप्लिन में मतलब क्या क्या आता है? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रत्याहारा और 4 पहले वाले अष्टांग योग के हिस्से, यमा, नियमा, आसना एंड प्राणायाम, और धारणा ध्यान और समाधि के बीच में ब्रिज है प्रत्याहार। 4 जो पहले आए हैं वो एक्सटर्नल लिम्ब्स कहलाते हैं। डिसिप्लिन, नियमा, यमा, you have some act, pranayam, you the breath work, asanas, you sitting in postures। धारणा ध्यान और समाधि जो है वो प्रत्याहारा के थ्रू पॉसिबल है, अब विच इज इंटरनल। So dharana, dhyan and samadhi are the internalized part, not the external. So pratyahara is the process where you start detaching your mind from the 5 sense organs. How do we do that? I'll first give you in a brief this thing that we have got 5 indriyas, which we call as karam indriya, Gyan Indriya and cognitive senses. And we have got 5 Karam Indriya, which are your cognitive senses, which are the action senses. So the feedback from the 5 senses goes where? To the mind. And the mind gives the direction to the 5 Karam Indriyas. So that part we need to clearly understand. मेरा ये हाथ क्यों move कर रहा है? Because my mind says, अपने point को prove कर. So move your hands and give the authenticity, right? So that is the mind directing my karamindri. That is one of my karamindri, my hands. Got it? Now your question was कि हम प्रत्याहारा से, हम अपने माइंड से इन चीजों को किस तरह से डिटैच करें। तो एक तरीका है महर्षि रमना का, जिसने ज्ञान यार से चीजों को लोगों तक पहुंचाया। Who am I? Right? So जैसे मैं आपको देख रहा हूं, राइट, और मैं आपकी स्माइल नोटिस करता हूं, एंड आई से बड़ी टाइट लिप्ड सी स्माइल है, राइट,
अब मेरी किस चीज ने आपकी स्माइल को देखा? आइज। आंखों। मेरे कान ने कुछ नहीं किया, मेरे नाक ने कुछ नहीं किया, ठीक है, मेरी जिह्वा ने कुछ नहीं किया, राइट, मेरी स्किन ने कोई चीज एक्ट नहीं किया, सो मेरी आंखों ने देखा। लेकिन उसमें इनपुट किसने डाली कि ये मन। बड़ी टाइट लिप्ड स्माइल है? मन। मन ने। नाउ प्रत्याहारा इज कि आपने अपने मन को एक्सप्लिसिटिव्स के साथ, बिकॉज अगर इंटेंसिटी के साथ आप नहीं करेंगे तो मन मानने वाला नहीं है। बिकॉज आई से मेरा बड़ा ओपन सबमिशन और ये लोगों तक भी पहुंचाने का है कि हमारा मन एक मंकी या एक डॉग की तरह होता है, वो फेथफुल भी है और वो काट भी सकता है। ये तो माइंड को ही मालूम है कि वो क्या करेगा, तुम्हें नहीं मालूम है। Therefore, I need to tell my mind कि ये जो टाइट लिप्ड स्माइल तूने फीडबैक ऐड किया है अपनी आंखों से देखने से, इसको काट। Don't look at that. Look at the smile as a smile. लेकिन हमारे में क्या होता है, हम लोग फेस साइज बॉडी लैंग्वेज रीडिंग करते हैं, हम लोग एनर्जी रीड करते हैं, तो हम कहते हैं कि जब तक ये आंखों से नहीं हंस रहा तब तक इसकी हंसी ठीक नहीं है। एक और इनपुट माइंड ने दे दिया। As a mentor, I am good to teach you something, but can I do it in mass sitting in public? No. So pratyahara is the process where you start detaching yourself, your mind, from interfering with the five sense cognitive ज्ञान इंद्रिय। उसमें सब कुछ शामिल है। प्रत्याहार ऑफ द स्किन, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा खाना, तेज मसाले वाला खाना। लोग मिर्ची के बिना खाना नहीं खाते भाई। I mean, to go further to a common man, शाम होते ही you are on the table with something else. ये क्या है? This is your mind which is, what is addiction? Addiction is a state of mind. फिर हम उसको साइकोलॉजिकल एडिक्शन का नाम दे देते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट्स कहां है? प्रत्याहार। प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? एक्सेलेंट। तो पहली बात तो वो तीन चीजें, जल, आहार, थॉट्स। नेक्स्ट वी कम टू लेबलिंग ऑफ थॉट्स इन मेडिटेशंस। आपने मेडिटेशन का शब्द बहुत पहले यूज किया ड्यूरिंग आवर टॉक। मेडिटेशन क्या है? क्या मेडिटेशन वो आधा घंटा है जब मुझे बैठना है? No. Meditation is a state of mind which you develop 24/7. You are in a meditative state. For me, as of now, there is nobody but this energy which is sitting in front of me. और कई बार मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा रमन, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। हाँ, मैं आपका नाम रमन ले रहा हूं, बट हो सकता है आलोक में ही रमन हो या रमन में आलोक। तो मेडिटेशन से हम लोग उस स्टेट में पहुंच सकते हैं जहां पर हमको थॉट्स को लेबल करना है। प्रैक्टिसेस में हमें बैठना है, अपने साथ श्वास लेकर शांत अवस्था में पहुंचना है, और उसके बाद हमको थॉट को आने देना है, और उस थॉट को हमने अपने इंटेलेक्ट से कहना है नेगेटिव, गेट लॉस्ट, पॉजिटिव आने दे। जब आप ये रेगुलर टर्म्स में 5 मिनट, 7 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट की कैपेसिटी रखेंगे मेडिटेशन करने की, लेबलिंग ऑफ योर थॉट्स, तो आपके माइंड को समझ आना शुरू हो जाएगा कि अब रमन मेरी थॉट्स को लेबल कर। और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन किसको नहीं चाहिए? हर इंसान को, हर जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो माइंड भी आपको टेस्ट करेगा, 2 अच्छी पॉजिटिव थॉट्स भेजेगा, दूर से आन दे, वो बीच में एक नेगेटिव और भेजेगा जान के। इफ यू डू नॉट से गेट लॉस्ट, द माइंड वुड से मेरा तो चल गया। ही विल कम बैक टू वेयर ही वॉज बिकॉज ही वॉन्ट्स यू दैट वे। लेकिन जब आप उस नेगेटिव को आइडेंटिफाई कर लोगे, उसे नेगेटिव गेट लॉस्ट, द माइंड विल से ओ ये तो अलर्ट हो गया। That is the state which we term as being in a state of awareness. Being in a state of alertness, where you know what you are doing.
लेकिन हम, we, God forgive him because he knows not what he is doing. Oh, come on. So you're getting the point? How with meditation, with ahar, soch, jal, and other processes like tratak, where you fix a point at the level of your eye or put a burning candle there and you look only at the candle, not at the candle outwards, but at the wick around which there is a small black, not the luminous yellow. You do humming. You take a deep breath in. अभी तो मैं 20 सेकंड ही गया. I can go up to 35, 40, 45 seconds. अगर आप इन प्रैक्टिसेस को साथ में रखते हैं तो इट इज सेड कि आपकी जितनी ऑब्स्टेकल्ड कॉबवेब्स हैं माइंड के एरिया में ड्यू टू थॉट्स एंड टॉक्सिन्स, ये सब क्लियर होकर आपसे बाहर चले. कॉबवेब क्या होता है? कॉबवेब जैसे जाले, जैसे आपके कमरे में जाले नहीं लग जाते, आप फिर उनको डंडा हटा के उसको हटाते हैं. तो ये जो हमिंग प्रोसेस है, ये आपके ये जो थॉट्स के थ्रू जाले बन जाते हैं कि नेगेटिव ही सोचना है, वो सारी चीज़ों को क्लियर रखने की क्षमता रखता है. वाइट लाइट मेडिटेशंस हैं. जैसे आप वाइट लाइट के साथ अपने आप में उस वाइट लाइट को इमेजिन करें अपने सिर के ऊपर और धीमे धीमे उसको अपनी बॉडी में निकालें, बॉडी में डालें. द होल बॉडी ऑफ योर्स इज नाउ इल्यूमाइनिंग वाइट. Why do we do 61 points? Or when we do योग निद्रास, हम अपर 31 और लोअर को मिला के 61 points meditations करते हैं. उन points के ऊपर we put energies और we put light there. ये हमारे meridians हैं. So there are so many processes which we follow, which can lead us, but those practices we call them as spiritual practices. So those are the tools which are available. लेकिन यहां मैं एक पॉइंट ऐड कर कर आपके सवाल का वेट करूंगा. हम जब ये प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो नॉन रिलीजियस हो, तो हम अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट कहना शुरू. आई एम सॉरी, you are not a spiritualist till the time you are able to detach your sixth sense, the mind, from your five senses. Till that time, what you are doing to achieve that are all processes. You are not yet a spiritualist. सर अभी आपने हमिंग की, तो इससे मुझे आपने बुक में मेंशन किया है ब्रह्मनाद, तो एक वो याद आया. फिर वो फ्रीक्वेंसीज याद आई, सॉल्फ यागो फ्रीक्वेंसीज. व्हाट आर दे एंड हाउ डू दे वर्क, और उसका टेस्ला नंबर से क्या कनेक्शन है, कुछ बताइए, ब्रेक डाउन कीजिए. सबसे पहले हमारे शरीर में 3 ग्रंथियों का जिक्र किया गया है, रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रंथि. शॉर्टली, एडा और पिंगला, द सन एंड द मून, दे मूव आउट ऑफ अवर नॉस्ट्रल्स. हम बात करेंगे सुषुम्ना की, जो आज्ञा थर्ड आई पे आके ब्रीफ पॉज लेती है और एक और थियोलॉजी को ऐड करते हुए भ्रिकुटी और त्रिकुटी के साथ मिलकर ब्रह्म नाड़ी का स्वरूप का कंपोज करते हुए सुषुम्ना को क्राउन चक्रा के थ्रू, सहस्रारा के थ्रू ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बिंदु भेदना का नाम भी देते हैं. अब ये जो ब्रह्मनाद है, ब्रह्मा अगर हम क्रिएटर की बात करते हैं तो हम इसको हायर मोस्ट फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं, जहां हम फॉर एग्जांपल 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज की बातें करते हैं, और लोअर मोस्ट में हम 174, 128 पे गिल्ट्स हैं, एंड देयर इज अ होल द स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच आर. साइंस और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ मेल बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा. जापान में एक वेरी रिसेंटली एक ऑपरेशन किया गया है
जो एल्जाइमर्स के अगेंस्ट है, और वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के साथ किया। सो इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज लगाई गई, और उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, और उसके कोई पोस्ट, इट इज ओपीडी ऑपरेशन which has been conducted. I am sharing this with you because I have been studying these frequencies over the last 2 years. I've got a set of tuning forks at home, and I'm using it on my students. I'm using it on my clients. And what do people do when they have the silica bowl and when they do the gong, or they have a whole big gong and they do the gong part? It is all generating of vibrations. या मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी, आप मंदिर की घंटी के नीचे एक वीडियो आपने देखा होगा जिसके नीचे खड़े होकर जब ये क्रिएट किया गया था, उसका रीजन क्या है? हम तो वही जानते ही नहीं है। हम अपने इस स्पॉट पर, हम ये स्पॉट क्यों बोलते हैं? हम 2 स्पॉट्स देखते हैं अमूमन। एक तो हम बोलते हैं वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमें यही नहीं मालूम कि हम यहाँ हाथ लगाते क्यों हैं, बिकॉज वी वर कनेक्टेड फॉर लाइफ विद द अम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन हमें पता नहीं, बिकॉज धीरे धीरे हम माया में घुस गए, इग्नोरेंस में। माया इज ओनली इग्नोरेंस फॉर मी, माया इज नॉट मनी, राइट? द सेकेंड इज द सहस्रारा, where everything is connected to the universal energies around you, and that is what we have to break. 1000 petals, Sushmana has to go through it, right? So when we are talking about vibrations, friends, हम जब गुस्से में होते हैं तो पानी क्यों पीते हैं? कि जाओ बेटा पानी पी लो। जब हम नाराज होते थे पुराने जमाने में, अपना आपा खो बैठे थे, तो बुजुर्ग क्या बोलते थे? अच्छा जा दूसरे कमरे में जा, 10 मिनट के बाद आ जा। What do? You calm yourself down. That means you up your energies. So the vibrations in the lower spectrum can be dangerous. That's where root chakra, the first chakra, Mooladhara, is connected to lower frequency as compared to Sahasrara, which is 963. अब आप एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब आपने मेरे को सवाल पूछा कि टेस्ला से कैसे कनेक्ट है, टेस्ला ने 3 नंबर्स को प्रिडोमिनेंस दी, 3, 6 और 9। आपकी सारी सॉल्फियागो फ्रीक्वेंसीज जो कि एक वाइब्रेशन है, विच आर बैलेंसिंग एंड हीलिंग वाइब्रेशंस, विच द हमिंग गिव्स यू, एड अप टू 3, 6 और 9। सबका सम यही होता है। All 9 Salfiagos add up to 9. And if I may do mathematics with you, because I have a science background, so if I ask you to add anything to 9, what will be you multiple of 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 tens are 90, 12s are 108, 9. So 9 has a dominant vibrational force. In tarot, 9 is completion. In numerology, 9 is the highest number. Therefore, Salfiago has got its utility in keeping our energies in a healing form, in a calming form, in a balanced form. And that is what we generate when we do humming, or when we do positive thinking, or when we are in a state of gratitude. जब हम abundance की स्टेज में होते हैं, तो हम उस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। And that is where our high frequencies go higher. And we become normal and normal. जितनी हम लोअर फ्रीक्वेंसी में जनरेट होंगे, मूव करेंगे, वाइब्रेट होंगे, हमारी एनर्जीज डेंस रहेंगी। तो इस तरह से साल्फियागो और टेस्ला और इनकी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज का इफेक्ट हम सब। सर आपने बुक में ना बहुत अच्छे अच्छे एक्रोनिम्स यूज़ किए हैं। मैं जब ये बुक पढ़ रहा था तो आई टोल्ड वन ऑफ माई कलीग कि मुझे बुक लिखनी थी, मैं बुक लिखना चाहता था, पर्पस था। जो स्पिरिचुअल चैनल में काम करके मुझे अक्सर वो टर्म्स सुनने को मिलती हैं, अलग अलग इंडिविजुअली उन टर्म्स पे बुक्स लिखी हुई हैं,
एक किताब सिंप्लीफाइड, टाइटल भी सोच लिया था स्पिरिचुअलिटी 101, सब कुछ बता देगी, स्पिरिचुअलिटी का सब कुछ होगा उसके अंदर। अब नहीं लिखनी मुझे वो किताब, क्योंकि ऑलरेडी लिखी हुई है वो किताब ये है। आपने बहुत सिंप्लीफाई करके डायग्राम्स और टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। तो एक्रोनिम्स जो हैं वो बहुत देखा जाए तो अट्रैक्टिव हैं, स्पेशली यूथ के लिए। एक है कूरा, KURA, एक है GPS। तो आप मतलब और बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, इन दो को स्पेसिफिकली आप एक बार ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्लीज़? शिवा के त्रिशूल में 3 शूल हैं, जिसको इच्छा, ज्ञान और एक्शन, डिजायर, नॉलेज और एक्शन के स्वरूप हैं। एक्शन से हमारे एक्शंस क्या हैं ब्रह्मन? जनरली जो आया वो कर दिया, जो नहीं मन में आया वो भी कर दिया, बस कर दिया। आपको ये चीज अपने में ठीक करनी है, क्यों? आप करके तो देखिए कैसे, मुझसे ना होगा। ये आमतौर रिएक्शंस हैं, आमतौर पर हर इंडिविजुअल यही रिएक्शंस या रिस्पांस देता है। प्यार से भी बोलता है तो वो रिस्पांस है, लेकिन है तो रिएक्शन। तो बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ एक्रोनिम्स की जरूरत है हम इंडिविजुअल्स को क्लैरिटी लाने के लिए, और उनको डे टू डे रूटीन में यूज करने के लिए, और उनको समझने के लिए। तो मैंने 12 एक्रोनिम्स ज्यादा लिखे थे, बुक में मैंने 12 लिखे हैं। पूरा आपने मेरे से पूछा, पूरा का अल्फाबेट्स जो हैं वो हैं KURA। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। नॉलेज आज मेरा ख्याल, अगर मैं कोलॉकियल फॉर्म में बोलूं, ईंट उठाओ तो नॉलेज मिल जाए, गूगल मारो तो नॉलेज प्लथोरा, किसी से 2 मिनट बात करने के लिए खड़े हो जाओ, देखो वो अपना ज्ञान कैसे आपको देता है, जो भी स्कूल्स में आमतौर पर इसी शब्द में यूज किया जाता है, यार ज्ञान मत दे। लेकिन मेरी तरफ से के का होना जरूरी है, बिकॉज ज्ञान मार्ग हमारा एक मार्ग है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे एक छोटा सा स्टार लगाते हैं हम नीचे, हिस्टेरिक्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नॉलेज आपका ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए, नॉलेज आपका ट्रू होना चाहिए। गट एक मैंने यूज किया है, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट, सो इट शुड बी ट्रू। लेकिन अगर आपने एक बार नॉलेज ले ली, मेरा ऐसा मानना है कि आप उसको अंडरस्टैंड भी करें, उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। अगर 80% आपकी नॉलेज एक्यूरेट है, तो 70-75% अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है कि मैं अंडरस्टैंड तो कर लेता हूं, लेकिन मेरे अंदर वो समाती नहीं, मेरे अंदर वो भरपूर उतरती नहीं है, मेरे को वो रियलाइजेशन नहीं देती है, मेरे बाल खड़े नहीं होते। आहा मोमेंट्स आपने सुने होंगे, कोई चीज हो गई, ओह माय गॉड, दैट रियलाइजेशन डजंट कम। सो द थर्ड स्टेप इन कूरा इज रियलाइज इट। जब मैंने ये उपनिषद पढ़ने शुरू किए, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पीवाई पतंजलि योग सूत्र PYS में इसको बोलता हूं, जब मैंने चौथी बार पढ़ा तो मैंने कहा ओह इसका तो ये मीनिंग है। सो आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, आई स्टार्टेड मेकिंग इमेजेस, स्टार्टेड मेकिंग पावर पॉइंट्स। तो वो मेरे अंदर रियलाइज होता गया। अब चैलेंज कहाँ आता है? चौथे अल्फाबेट में, ए में, पूरा के एप्लीकेशन। अब मेरे को नॉलेज भी आ गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, रियलाइजेशन भी मेरी हो गई, लेकिन मन बड़ा बदमाश, वो कहता है अप्लाई नहीं तुझे करने दूंगा मैं। तो वहां हमने अभी तक जो बात की कि आपको डिटैच करना है उस माइंड को मेरी सेंसेस से, तब तो जाके एप्लीकेशन होगी ना। नहीं तो आपकी तो हैबिट्स हर दूसरे दिन चेंज हो जाती। आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं हर दूसरे दिन, आप लगे रहते हो मैं तो यही करूंगा, मैं ना मानूं। तो ये जो है एक मेरे पास एब्रीविएशन था, एक्रोनिम था कूरा का, ये लोगों तक पहुंचाना था कि भाई तुम्हारी के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड नाउ टू मेक अ चेंज यू हैव टू अप्लाई दैट रियलाइजेशन। दैट वाज कूल।
आई विल कम टू जीपीएस। जीपीएस का मुझे आया जब मैं गूगल पे जाता था तो मैं जीपीएस लोकेशन लगा के मैं ए प्लेस ए टू प्लेस बी पहुंचता था, तो मैंने कहा यार इस जीपीएस को लेट मी पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ एक्रोनिम सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द की डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, बिटवीन प्रोग्रेस एंड बीइंग सक्सेसफुल। भाई हर आदमी बोलता है आई एम ग्रोइंग, नो आई एम प्रोग्रेसिव, नो आई एम सक्सेसफुल, बट हम लोग इतने अजीब तरीके से शैलोनेस में चीजों को इस्तेमाल करते हैं रमन कि आप हैरान होंगे। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज प्योरली मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ। मैंने पैसा कमाया, गाड़ी खरीदी, 4 बंगले वहां, 2 फ्लैट वहां, ये एसेट वो एसेट। कैसे कमाया? कॉलोकियली तेल लेने गया, मैं क्यों सोचूं? That is growth. Fine, you're growing. But is that success? No. So we come to the second part, P, progress. Progress is when a person starts understanding the ethics of growing. ये गलत है, ये सही है। तो आपने स्पिरिचुअल पाथ में क्या यूज करना शुरू किया? इंटेलेक्ट, बुद्धि। उससे पहले आप क्या कर रहे थे ग्रोथ में? आण दे, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा। तो जब आप प्रोग्रेस की स्टेज में आए, नाउ यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ मोर, सो यू हैव रिजन फ्रॉम लोअर ईगो, लोअर माइंड टू अ हायर माइंड वेयर यू हैव स्टार्टेड यूजिंग योर इंटेलेक्ट। एंड देन आई कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ जीपीएस, व्हिच इज सक्सेस। सो हाउ इज सक्सेस डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रेस एंड ग्रोथ? Success is when you are not only considering your ethics, you are worried about all existence which is around. When you have the higher consciousness in you, when there is oneness in you, is that not showing your stepping up into spirituality also? From growth, where you had no ethics, in progress, you started showing ethics, but in success, you dealt with everybody with the same hand. Especially, you dealt others the way you wanted others to address you. तो जब आप उस स्टेज में आ गए, now you are successful. So that was the part of Jesus. Then you will know your real position on this mother earth. सर, क्योंकि संयोग से रमज़ान का महीना चल रहा है और सूफिज़्म एक स्कूल ऑफ थॉट आता है इस्लाम में, तो सूफिज़्म, लव एंड स्पिरिचुअलिटी, ये कनेक्टेड कैसे है? देखिए, मैं लव और स्पिरिचुअलिटी को पहले डिफाइन करूंगा, इससे पहले कि मैं सूफिज्म पे जाऊं। हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कितने हजारों साल पुरानी है, वो मैं इस वक्त उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लव की डेफिनेशन आज के युग में बड़ी डिफरेंट है। द प्योरिटी इन लव हैज गॉन। लव, if I define, is love for all. I would start with self-love. जैसे आजकल एक बड़ी हंसी मजाक का वो आया हुआ है कि जब सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए एरोप्लेन में कुछ हो, तो सबसे पहले वो जो नीचे गिरता है वो नाक का अपने ऊपर पहले लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। So the start of love is from your own self. But this love has to be selfless. If I love myself, I must love Raman the same way as I love myself. Spirituality, we have hammered it enough. हमने बहुत हैमर किया। बैलेंस और किस तरह से हम अपने माइंड को डिटैच कर सकते हैं। सूफिज्म की कहानी थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैं अपनी ही किताब से one of the pages I would like to touch base with. और ये मेरे को आया जब मैंने सूफी सॉन्ग्स को बहुत पुराने समय से मैं सुनता था। जब मैं 7th में था तो मेरे पास एक किताबों की बुक हुआ करती, एक किताब थी जिसमें मैं अपने गाने लिखा करता था, एंड आई यूज्ड टू सिंग।
अब वो आवाज कहाँ चली गई वो अलग बात है। तो सूफिज्म हैज बीन इन द कोर ऑफ माय बीइंग, राइट। सूफिज्म में जो मोहब्बत है वो एक स्टेज है, लेकिन उन 6-7 स्टेजेस में डेथ इज द फाइनल स्टेज। तो मैं 6-7 स्टेजेस को हल्का हल्का एक एक लाइन में आपके सामने रखूंगा। स्टेज 1 है दिलकशी, जिसके अंदर हम अट्रैक्ट होते हैं। डोंट वी गेट अट्रैक्टेड टू समथिंग, मॉल में गए और ये बहुत अच्छी चीज है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, सो यू गेट अट्रैक्टेड, मीन्स आपका वहां दिल लग गया, आप दिलकशी में चले गए। और वो दिलकशी कौन से प्लेन में है? फिजिकल प्लेन में। आप कर्म योगी हैं उस वक्त। मैं इन चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। हमारा दूसरा स्टेज आता है उन्स, UNS, विच इज इनफैचुएशन एंड अ बिट ऑफ अटैचमेंट। यार मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, चाहे वो भगवान ही हो। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ मटेरियलिज्म। अगर भगवान को भी तुम अपनी सेल्फिशली मांग रहे हो तो वहां भी आप मटेरियलिस्टिक हो, तो वो भी आपका इमोशनल प्लेन आ गया। आप सेकंड स्टेज में मूव कर गए, जो कि राजयोग है। आपने मेडिटेशन किया, क्यों किया? हाय मेरे को थोड़ी कामनेस मिली, तो यू आर डूइंग राज योगा, दैट इज वेयर राज योग कम्स इनटू प्ले। द स्टेज 3 इज नाउ दैट फ्रॉम इनफैचुएशन व्हाट हैपेंस, यू गेट इनटू मोहब्बत, प्यार हो जाता है। नाउ प्यार इज बियॉन्ड इनफैचुएशन, ठीक है नहीं? तो ये आपका लव जो है ये भी इमोशनल स्टेज है, राजयोग है। वहां से आप पहुंचे स्टेज 4 में, जो कि है अकीदत। अकीदत इज समथिंग वेयर ट्रस्ट डेवलप्स। वो लव के बियॉन्ड है, और ट्रस्ट के 4 पिलर्स हैं, हम यहां नहीं कवर करेंगे, वो हम किसी और समय देखेंगे। स्टेज 4 अकीदत के बाद आपकी आती है स्टेज 5, विच इज मेंटल प्लेन, एंड दैट इज कॉल्ड इबादत। आप अकीदत के बाद इबादत करना शुरू करते हैं, विच इज वर्शिपिंग। नाउ यू डोंट लव द पर्सन, you start not trusting the person, you start worshipping the person. So you are rising. Yeah? And now the stage 6 comes, which moves to the spiritual plane, which is junoon, passion, पागलपन। उस भगवान को क्यों तुम पूज रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, and the other guy says I am doing it, what's your problem? मेरे में वो जुनू है, वो पैशन है, that is level 6. And now comes the level 7 of Sufism, which says moth. And this moth is one with the lover. And this lover is none but your ego, the ahamkara. And that death is of ego. तो जिस दिन आपने अपनी मौत तय कर ली उस ईगो से, तो सूफिज्म के मामले में आप कहां पहुंचे? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो समाधि कहां जाएगी? आपके पास आएगी ना। दैट इज हाउ लव, स्पिरिचुअलिटी एंड सूफिज्म हैव गॉट अ वेरी डीप कनेक्ट इन लेवल्स, हाउ वी ट्रेवर्स इनटू स्पिरिचुअलिटी, इनटू द स्टेट ऑफ शून्य, जीरो, नथिंगनेस, वननेस। क्योंकि हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंस नहीं बोलूँगा, बट सिमिलैरिटी प्लस डिफरेंस, एक कनेक्शन है, उसके ऊपर भी आपने एक सेक्शन दिया है बुक को। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? मतलब जैसे आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, कर्ण छेदन है, शिखा रखी है, ये भी रिलीजियस सिंबल माने जाते हैं जिनके स्पिरिचुअल कॉनोटेशन भी हैं। जी। तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, और अगर आप चाहें तो ये उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं। रमन, क्विकली, कान मैंने कोई 6 साल पहले करवाए थे। उस वक्त मेरी एंट्री हो चुकी थी स्पिरिचुअलिज्म में। मैंने उपनिषद पढ़ने शुरू कर दिए थे, समझने शुरू कर दिए थे, फीलिंग्स वगैरह स्टार्ट की थी। कानों को छिदवाने का सिंपल रीजन है कि मुझे वो नहीं सुनना जो आप सिर्फ बोल रहे हैं, मुझे वो सुनना है जो आप बोल नहीं रहे।
बिकॉज एक मेंटोर क्या है, मेंटोर हियरिंग को तो आप छोड़ ही दो, लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है, लेकिन मैं लिसन के बियॉन्ड जाना चाहता था, और ये चीज मुझे तब समझ में आई व्हेन आई स्टार्टेड, आई गॉट माय ईयर्स पियर्स्ड। तो ये आपके कुछ एक्यूपंक्चर, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप उनको यू कैन डेवलप इट, राइट? People have told me women all have their this thing, so they are far better than us, the men folk. वो आपकी उड़ती चिड़िया पहचानती हैं, आप जो मर्जी करते रहो, बट those who can practice this and get into it, they can get into a different listener, being a good advanced listener. शिखा गुरुकुल्स में आपको मालूम है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता था तो उनके यहाँ बोधी रखी जाती थी। बोधी हमारी स्कल और नेक के रीजन के बीच में जहां दोनों ज्वाइन होते हैं, वहां पर वो पॉइंट है विच इज कनेक्टेड टू द बिंदु चक्र, द इंदु चक्र एंड द बिंदु क्षेत्रम. This is different from the Bindu Bhedana where we are doing the Sushmana into the Sahasrara. ये जब आप बांध लेते हैं जटा के साथ तो वो आपको फोकस और कंसंट्रेशन देता है, विच आई कैन डेयर से कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को इस वक्त आपके सिवा और आप जो बोल या नहीं बोल रहे उसके सिवा मेरे को और आपके बीच में एक कनेक्ट है और सारी दुनिया मेरे लिए इस वक्त शून्य है. दिस गिव्स यू द फोकस एंड कंसंट्रेशन. This was the part of what we do as processes, right? I have tattoos on my body. People say, why do you have tattoos? But I have tattoos only of Shiva. Because for me, Shiva is a belief. Now I am shifting to religion versus spirituality. Because आप religious क्यों होते हैं? आप इसलिए religious होते हैं because आपका एक faith है, आपका एक belief है, आपका एक love है. सूफिज्म आपका एक जनू है, लेकिन आप लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, मौत नहीं आप कर पाए, ईगो नहीं खत्म कर पाए, बिकॉज आपको वो प्रोसेस या इग्नोरेंस या वो चीज दूर नहीं हुई, आपको कोई ढंग का गुरु नहीं मिला जो आपको डार्कनेस से उजाले की तरफ ले जाए. गुरु. कमिंग टू द 4 मार्गास, द कर्म, राजयोग, धर्म, ज्ञान. धर्म, रिलीजन. मेरे पैदाइश होने के बाद से मैंने सिर्फ 2 चीजें देखी, एक आर्य समाज का हवन और दूसरा शिव, जो कि मेरे फादर और मदर की साइड से रिस्पेक्टिवली आए. एक 14 साल के बच्चे ने 55 साल में जाके टैटू या बाकी की चीजें कराई. आज मेरे एनर्जी सेंटर में जहां मैं बैठता हूं वहां पर शिव के सिवा कोई नहीं. दिस गिव्स यू बिलीफ, दिस गिव्स यू फेथ. ये आपको फोकस और कंसंट्रेशन देता है जो कि फेथ और बिलीफ का प्रोडक्ट है. क्या आपको जिंदगी में फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए? चाहिए. और जो कह रहे हैं नहीं चाहिए, हमारा गुजारा हो जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट कीजिए, शायद 2 जन्म और सही, उसके बाद देखेंगे, कहीं ना कहीं तो हम मिलेंगे. तो हमारे को रिलीजन का महत्व, लेकिन मेरा मानना ये है कि रिलीजन आपको फेथ, बिलीफ, डिसिप्लिन, एकाग्रता दे देती है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो वो आपके अंधेरे को नहीं मिटा पाता. हाँ, इतनी ही ग्रेस हो जाए जैसे लंकेश की हुई थी, जिसने लॉर्ड शिवा और पार्वती से लंका मांग ली, जो कि शिवा और पार्वती की धरोहर थी. वो कैलाश पर्वत चले गए और लंकेश को लंका दे दी. वो बात अलग है. वो है रिलीजन विच डेवलप्स फेथ एंड बिलीफ. लेकिन मेरे को जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो चौथा मार्ग जो कि ज्ञान मार्ग है, वो अंधेरा दूर करने के लिए, इग्नोरेंस को दूर करने के लिए बहुत विच इज अ मस्ट. थैंक यू सो मच सर, क्योंकि शो जो है मेरी कलम बुक रीडर्स के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है. आपने बुक लिखी है, आपने इस बुक में बिब्लियोग्राफी भी काफ़ी रिच लिखी है, जिन किताबों के अध्ययन से आपने अपनी आध्यात्मिक मार्ग में ये किताब लिखी. कोई ऐसी 3 या 5 किताबें जो आप चाहेंगे सजेस्ट करना,
एक बिगिनर रीडर को जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ उपनिषदों की बात करूंगा। आत्मबोध एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि बिगिनर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो सेल्फ नॉलेज है, खुद के बारे में जानकारी है, मैं कौन हूँ, मेरा फिजिकल सेल्फ क्या है, सटल सेल्फ क्या है, मेंटल सेल्फ क्या है। दूसरी बुक है विच इज तत्वबोध, जो कि हमारी एलिमेंटल थियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है कि आफ्टर ऑल तन्मात्रास क्या हैं या ग्रॉसिफाइड एलिमेंट्स क्या हैं। तो उन सब के साथ मिक्स होकर तत्वबोध एक अच्छा नॉलेज बेस है जो कि हमारे को बेसिक्स क्रिएट करता है। उपनिषद जब मैं स्पेसिफिक देखता हूँ तो एक मांडूक्य है जो कि शॉर्टेस्ट है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उसको 2, 3, 4 बार पढ़ डालें तो आपको ये लगने लगेगा कि यही सब कुछ है, बिकॉज वो ओम सिंबल से कनेक्टेड है, जो कि शायद ध्वनि में और सिंबोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया है एग्जिस्टेंस में। चौथा मेरा पर्सनल मानना है कि महर्षि रमना की जो सेल्फ इंक्वायरी है, हु एम आई, ज्ञान यार, इंग्लिश वर्जन्स अवेलेबल हैं। अगर आप आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजा इनको थोड़ा बहुत स्टडी कर सकें, उनकी कमेंट्रीज को देख सकें, तो क्या ही बात है। एक मैंने जिक्र किया था बीच में, 5वीं बुक विच इज नो सेल्फ, विच इज NOSELF, ये ज़ेन मास्टर की किताब है। इसमें कम से कम 3 चैप्टर ईगोस के जरूर पढ़ें, ईगो के ऊपर, तो वो आपको एक लाइट देंगे, प्रकाशित करेंगे, जो कि हमको एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिटी के राह पर डाल सकते। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपनी विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए और टाइम देने के लिए अपना। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। ब्रह्मऋषि पतंजलि जी कहते थे, थिंकिंग क्रिएट्स डेस्टिनी। हमारे विचार हमारा भाग्य बनाते हैं, हमारी नियति बनाते हैं। आज के एपिसोड में हमने कुछ ऐसा ही जाना। आलोक सूद जी ने हमें बताया इंटेंशंस और इमोशंस के बारे में, कि हम कोई भी एक्शन करते हैं उसके पीछे ये 2 बदमाश होते हैं। उन्होंने वेदांतिक पर्सपेक्टिव से स्पिरिचुअलिटी के काफ़ी बेसिक टर्म्स को समझाने की कोशिश की। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि PMC हिंदी को YouTube पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये एपिसोड YouTube पे देख रहे हैं तो आप PMC हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से फॉलो कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, मगर इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा, आपका प्यारा। मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूँगा दोबारा किसी नए लेखक, नई किताब के साथ। करेंगे खूब सारे ज्ञान और अनुभवों की बात। देखते रहिए PMC हिंदी।